अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो है फाइलम नाइडेरिया, और फाइलम नाइडेरिया को फाइलम सिलेंटेरेटा भी कहते हैं। फाइलम नाइडेरिया के जो मेंबर्स होते हैं, अगर उनकी सिमेट्री के वाले से बात की जाए तो उनके अंदर या तो रेडियल सिमेट्री होती है या उनके अंदर बाई रेडियल सिमेट्री होती है। इनके अंदर रेडियल ही होती है, या तो रेडियल या बाई रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। बाई रेडियल सिमेट्री जो है इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ रेडियल सिमेट्री। ठीक है ना, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म देखने में बाहर से तो रेडियली सिमेट्रिकल नज़र आता है, लेकिन इंटरनली अगर हम देखें तो उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि टू होते हैं, पेयर्ड होता है, या कोई सिंगल एक ऑर्गन मौजूद होता है। ठीक है, ऐसे कि अगर उसके अंदर आप सिंगल प्लेन उससे गुजारें तो वो जो है एनिमल जो है वो दो मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारे बाईलेटरल एनिमल के अंदर होता है कि सिंगल प्लेन जो है सेंटर से गुजरे तो दो मिरर इमेजेस बनती है। तो इसमें भी सेंटर से गुजारेंगे तो दो मिरर इमेजेस बनेंगी। लेकिन इसका बाई रेडियल का बाईलेटरल से डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो है हमारे पास कोई हेड या टेल नहीं होती, कोई डिस्टिंक्टिव हेड और टेल स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि इसके अंदर ना ही कोई डॉर्सल या वेंट्रल सरफेस होती है, बल्कि इनके पास जो है हम इसके माउथ से अंदाज़ा लगाते हैं इसके दोनों साइड्स का। ठीक है, इनके पास कोई इंटीरियर पोस्टीरियर एंड नहीं होता। ठीक है, हम माउथ की ओपनिंग की पोजीशन से हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में इन्होंने दिखाया है कि स्पॉन्ज के अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है। ये बीटल यानी कि जो कीड़ा इंसेक्ट है, इसके अंदर आप देखें तो सेंटर से लाइन गुजारें तो ये दो मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाता है। ये है बाई लेटरल सिमेट्री। लेकिन अभी हम बाई लेटरल को डिस्कस नहीं करें, हम बाई रेडियल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बाई रेडियल जो एनिमल है वो अभी इसी की बुक में आप पढ़ोगे, अभी इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। नाइडेरिया में हम देखेंगे बाई रेडियल कौन सा एनिमल है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है हमें दिखाया है कि ये कोरल है, और इस या समझ लें आप सी एनीमोनी समझ लें आप यहाँ पे। तो इसके अंदर आप किस इतने ज़्यादा प्लेन से पास कर रहे हो इसको, तो इसके मिरर इमेजेस बन रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, मगर जो बाई रेडियल होता है ना, उसमें सिर्फ एक सिंगल प्लेन जो होता है वो दो मिरर इमेजेस में डिवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर तो डिस्टिंक्ट हेड है ना, एक हेड है और एक टेल है, इसलिए हम इसको बाई लेटरल कह रहे हैं। लेकिन जो बाई रेडियल होता है इसमें कोई हेड या टेल नहीं होती। जिस साइड पर माउथ होता है हम उसे कहते हैं ये उसका ओरल एंड है, और जिस साइड पर माउथ नहीं होता उस साइड को कहते हैं ये उसका एवोरल एंड है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया है कि रेडियल सिमेट्री जो होती है इसका क्या फ़ायदा होता है एनिमल को। ठीक है, रेडियल सिमेट्री उन एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है जो कि सीडेंट्री एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और चूँकि वो रेडियल सिमेट्री जो होती है उसमें एनिमल के हर तरफ जो कोई भी बॉडी पार्ट होता है वो चारों तरफ होता है, इसीलिए सेंसरी रिसेप्टर्स जो होंगे ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अराउंड द बॉडी। मिसाल के तौर पर ये जो आपके पास एनिमल है इसमें अगर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि ये टेंटिकल्स हैं, इसकी चारों तरफ इवनली यानी कि बराबर जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद इस वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी डायरेक्शन से इनको स्टिमुलस मिले ये उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको इधर से इसको कोई टच करे तो ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इधर से कोई टच करे तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तमाम डायरेक्शन से ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि नाइडेरिया फाइलम के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी 9000 स्पीशीज़ हैं। ये सारे समंदर में पाए जाते हैं। मेरीन का मतलब होता है समंदर में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ इकोसिस्टम में। तो ये जो पिक्चर बनी हुई थी पहले पीछे कोरल के बारे में लिखा हुआ था, तो ये भी हम आगे से पढ़ेंगे कोरल रीफ इकोसिस्टम क्या होता है, इसी फाइलम में भी हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर्स जो हैं इसके आप जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पहले जब सारा पढ़ लेंगे फिर हमें इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। तो बॉडी वॉल एंड नेमेटोसिस्ट उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया। तो नाइडेरियंस जो होते हैं ना ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इनकी बॉडी में जो होती हैं उसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, अब इस टेबल में इन्होंने फाइलम नाइडेरिया की डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद इसकी क्लासेस बताई हुई हैं। इसकी कितनी क्लासेस हैं, यहाँ पर 4 क्लासेस आपको नज़र आ रही हैं, और ये चारों क्लासेस जो है अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। इनकी आप सारी जो एग्जांपल्स हैं, जो हर एक क्लास की एग्जांपल है वो भी आपने याद करनी है, क्योंकि MCQs में आ जाती होती हैं। जिस तरह यहाँ पर क्यूबोज़ो की एग्जांपल है, कायरोनेक्स वगैरह, ये सारी याद करनी है। लेकिन ये भी हम जब सारा पढ़ लेंगे तो फिर हमें इसकी समझ आएगी।
ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि इनके सेल्स जो होते हैं वो 2 एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स से ड्राइव हुए होते हैं। ठीक है। एक्टोडर्म जो होता है, आपको बताया था कि एम्ब्रियो जो होता है इसका, उसके अंदर जो 2 लेयर्स होती हैं उससे इसकी सारी बॉडी बनी हुई है। और जो एक्टोडर्म है वो इसकी बॉडी वॉल बनाती है, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। और जो इनर लेयर है बॉडी वॉल की, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, जो कि एंडोडर्म से बनी हुई है। ठीक है ना। यानी कि इसके जो एनिमल्स हैं, जो एडल्ट एनिमल्स हैं, उनके अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर 2 लेयर्स होती हैं बॉडी की। बाहर वाली एपिडर्मिस जो कि एम्ब्रियो की, जब ये एम्ब्रियो था उसकी एक्टोडर्म से बनी है। और दूसरी लेयर है अंदर जो बॉडी के अंदर होती है, उसे कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, जो कि एम्ब्रियो में पाई जाने वाली एंडोडर्म से बनी है। ठीक है। इसकी पिक्चर फिगर नंबर 9.9 में दी हुई है, उसको देखते हैं। फिगर नंबर 9.9। अब ये जो है इसमें इन्होंने इसकी बॉडी वॉल का पोर्शन दिखाया हुआ है। बाहर वाली जो लेयर है वो है एपिडर्मिस। ठीक है। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर है इसकी ये जो आपको नज़र आ रही है, ये येलो कलर की, ये है इसकी गैस्ट्रोडर्मिस, जो कि एंडोडर्म से बनी है। और एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों के दरमियान में ये जो आपको ग्रे कलर की लेयर नज़र आ रही है, दिस इज़ अ जेली लाइक लेयर, जिसका नाम है मीजोग्लिया। ठीक है। और ये इसकी बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर था। अब जो इसकी सेंट्रल मिजोग्लिया वाली लेयर है, इसके अंदर हमें कभी कभार सेल्स नज़र आते हैं, और वो सेल जो होते हैं वो मिजोग्लिया से नहीं बनते हैं। एक्चुअली वो सेल्स या तो एपिडर्मिस से आ जाते हैं या वो एंडोडर्मिस से उतर के इसके अंदर आ जाते हैं। सॉरी, एंडोडर्मिस नहीं, गैस्ट्रोडर्मिस से उतर के आ जाते हैं। अब इन्होंने बताया है कि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स जो हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ये स्पेशलाइज हो जाते हैं, और ये मुख्तलिफ़ तरह के काम करते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं, कुछ सेल्स जो है फूड को पकड़ते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, कुछ मूवमेंट में, कुछ डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और कुछ जो है वो फूड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर है ये मैंने किसी और बुक से लिया है। इसमें ज़रा आपको ज़्यादा क्लियर तौर पे इसकी बॉडी की लेयर्स नज़र आएंगी। इसमें जो सबसे पहले आपको लेयर नज़र आ रही है वो एपिडर्मिस येलो कलर की नज़र आ रही है। ठीक है। उसके बाद पिंक कलर की जो दरमियान में लेयर है वो मिजोग्लिया है, जो कि जेली लाइक लेयर होती है। उसके बाद ब्लू कलर की लेयर है वो गैस्ट्रोडर्मिस है। ठीक है। और आप लोगों ने इसके बाद सेंटर में ये कैविटी है इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है। इसको कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और ये ऊपर माउथ है। इसके अलावा ये टेंटिकल्स जो इसकी होती है ना, टेंटिकल्स पे भी ये तमाम लेयर्स मौजूद होती हैं। ये जो फाइलम नाइडेरिया है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर ये है कि इनके पास एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं नीडोसाइट्स। इनका नाम है नीडोसाइट्स। वो नीडोसाइट्स होते हैं जो स्पेशल सेल इनके अंदर होते हैं, वो या तो इसकी एपिडर्मिस में हो सकते हैं या फिर इसकी गैस्ट्रोडर्मिस में हो सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक नाइडेरियन जो कि हाइड्रा है इसकी एग्जांपल, उसके उन्होंने काट के दिखा है। ठीक है। उसको उन्होंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है इस पिक्चर में। ये पिक्चर आपकी बुक में शामिल नहीं है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको किसी और बुक से दिखा रही हूँ। फिर इन्होंने इसकी लेयर्स दिखाई हैं। ये एपिडर्मिस है, सेंटर वाली मिजोग्लिया है, देन गैस्ट्रोडर्मिस है। उसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स हैं गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर। ठीक है। जैसे कि इसमें ग्लैंड सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स हैं इसके अंदर। एपिडर्मिस जो है इसके अंदर आपको सेंसरी सेल्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेन जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि नीडोसाइट्स जो कि इम्पॉर्टेंट सेल है इसके अंदर, एक स्पेसिफिक सेल है जो कि इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर पाया जाता है, जो कि या तो उनकी एपिडर्मिस में भी हो सकता है या उनकी गैस्ट्रोडर्मिस में भी हो सकता है। ठीक है। इस नीडोसाइट के अंदर ये पूरा सेल जो है ये नीडोसाइट कहलाता है। इसके अंदर ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये पूरा, इसे कहते हैं नीमेटोसिस्ट। ठीक है। ये एक नीडोसाइट है जो कि स्पेशलाइज्ड सेल है। इस नीडोसाइट के अंदर मौजूद होता है नीमेटोसिस्ट। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमारे पास इस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एपिडर्मिस के सेल या गैस्ट्रोडर्मिस के सेल नीडोसाइट्स बनाते हैं, और नीडोसाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम नीमेटोसिस्ट कहते हैं। और नीमेटोसिस्ट का क्या काम होता है कि ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, ये डिफेंस में हेल्प करता है, और ये खाना खाने में हेल्प करता है। ठीक है। ये भी हम देखते हैं कि कैसे करता है। नीमेटोसिस्ट के बारे में भी इन्होंने बताया कि नीमेटोसिस्ट एक फ्लूइड फिल्ड इंट्रासेलुलर एनक्लोजिंग अ कॉइल्ड हॉलो ट्यूब। ठीक है। ये एक फ्लूइड फिल्ड इंट्रासेलुलर कैप्सूल है जिसके अंदर कॉइल्ड हॉलो ट्यूब होती है। अभी इसको देखते हैं हम इसी बुक में से।
अब यहाँ पर इन्होंने हमें ये पिक्चर दिखाई है निमेटोसिस्ट की, सॉरी, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये नीडोसाइट है, ये पूरा जो है ये नीडोसाइट है। इस नीडोसाइट के अंदर निमेटोसिस्ट कहाँ है, ये जो यहाँ से लेकर, मैं पूरी बाउंड्री आपको बता रही हूँ, यहाँ से लेकर ये सारा जो है ना, ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये निमेटोसिस्ट है, ये जो पूरा मटके की तरह का बना हुआ है, ठीक है। ये निमेटोसिस्ट एक्चुअली एक कैप्सूल है और ये इंट्रासेलुलर कैप्सूल है, यानी कि किस सेल के अंदर है, इस नीडोसाइट सेल के अंदर ये इंट्रासेलुलर कैप्सूल है और ये फ्लूइड का भरा हुआ होता है। इसके अंदर एक ट्यूब होती है जो कि कॉइल है, बिल्कुल ट्यूब सी नज़र आ रही है ना, जो कि कॉइल हुई हुई है, और ये अंदर से हॉलो ट्यूब होती है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर एक लिड यानी कि ढक्कन सा होता है जिसको हम कहते हैं ओपर्क्यूलम, अ लिड लाइक जो है स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ओपर्क्यूलम इसके ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर एक सीलियम होता है, मॉडिफाइड सीलियम, इस नीडोसाइट यानी कि इस पूरे सेल के पास यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मॉडिफाइड सीलियम होता है जिसे हम कहते हैं कि नीडोसिल है, ठीक है। अब जब नीडोसिल को स्टिमुलेट किया जाता है तो ये फ़ौरन से क्या करता है कि ये जो ओपर्क्यूलम है इसको ओपन कर देता है, इस ढक्कन को खोल देता है। जब ओपर्क्यूलम ओपन होता है तो ये बिल्कुल ये जो अंदर की ये पूरी जो मेन ट्यूब है, ये वाली जो बड़ी सी ट्यूब है, ये सारी अंदर से इस तरह बाहर की तरफ निकलती है, बिल्कुल ऐसे ऐसा ग्लव की जब उंगलियाँ अंदर चली जाती हैं वो बाहर की तरफ निकलती है ना, तो ये पूरी इधर से ऐसे करके बाहर निकलती है। जब ये बाहर निकलती है तो ये सारी जो कॉइल ट्यूब है ये सारी की सारी बाहर निकल जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। इन्होंने बताया कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि आपका स्वेटर जो है जिसका बाजू अंदर चला जाता है और उसको आप टर्न करके बाहर निकालती हो, तो बिल्कुल वैसे ही है कि ये अंदर से ट्यूब जो है वैसे स्वेटर के बाजू की तरह बाहर निकलती है और ये सारी इसकी जो कॉइल्ड हॉलो ट्यूब है वो भी बाहर निकल आती है। कहते हैं कि हमारे पास अब तक जोलॉजिस्ट ने कहा है कि 30 डिफरेंट काइंड्स के निमेटोसिस्ट डिस्कवर हो चुके हैं। निमेटोसिस्ट का क्या काम होता है, ये फूड गैदरिंग में और डिफेंस में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फूड गैदरिंग का क्या काम होता है कि जब ये बाहर निकलते हैं तो इसके साथ जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चिपक जाते हैं, इस तरह ये फूड को गैदर करने में हेल्प करते हैं। डिफेंस में किस तरह करते हैं कि समटाइम्स इनका ये जो लंबी सी पतली सी ये जो कॉइल ट्यूब है इसके ऊपर स्पाइंस होते हैं, कांटे से होते हैं, जो कि जो भी फूड जिसको ये पकड़ते हैं उसके साथ उसके अंदर घुस जाते हैं, धंस जाते हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। जो इसके ऊपर कांटे होते हैं ना वो कांटे हॉलो होते हैं अंदर से और उनके अंदर समटाइम्स पैरालाइज करने वाला टॉक्सिन मौजूद होता है और वो पैरालाइजिंग टॉक्सिन जो है वो अपने शिकार के ऊपर जब उसके अंदर धंसते हैं तो शिकार के अंदर वो पैरालाइजिंग टॉक्सिन चला जाता है और वो पैरालाइज हो जाता है। कुछ ऐसे भी निमेटोसिस्ट हैं जिनके पास अनआर्म्ड ट्यूब्स होती हैं, यानी कि ऐसी जिसके ऊपर कोई स्पाइन नहीं होता। ये जो आपके पास यहाँ पर ये ट्यूब नज़र आ रही है इसके ऊपर कोई भी स्पाइन आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्या करती हैं कि जब ये किसी भी प्रे को पकड़ती हैं ना तो ये उसको अपने बिल्कुल प्रे की पूरी बॉडी के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं, ठीक है ना, रैप कर लेती हैं उस प्रे को, ठीक है जी। कुछ ऐसे भी निमेटोसिस्ट होते हैं जिनकी जो ट्यूब होती है इसके ऊपर स्टिकी सेक्रीशंस होती हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है एनिमल के साथ चिपक जाता है, ठीक है। इसके अलावा 6 या मोर काइंड्स के निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो किसी भी एक इंडिविजुअल में मौजूद हो सकते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास अगर एक जिस तरह मैंने आपको ये एनिमल दिखाया था यहाँ पे, ये एक एनिमल है, इसके अंदर आप कहेंगे कि इसमें कौन कौन सी तरह के निमेटोसिस्ट मौजूद हैं, तो इसके अंदर 6 या 6 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के निमेटोसिस्ट हो सकते हैं। कुछ निमेटोसिस्ट फूड को पकड़ेंगे, कुछ जो है वो डिफेंस करेंगे, अभी हमने सारे देखे हैं, ठीक है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल में कितने निमेटोसिस्ट होते हैं, 6 या 6 से ज़्यादा निमेटोसिस्ट होते हैं, ठीक है। और निमेटोसिस्ट की टाइप्स कौन कौन सी हैं ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा सकता है। इनफैक्ट ये जो नीडोसाइट वाला क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नीडोसाइट आपको पता होना चाहिए कि नीडोसाइट क्या होता है, नीडोसाइट के अंदर निमेटोसिस्ट होता है और निमेटोसिस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें अगर आप जब अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फिर आपने इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, ये जो नीडोसाइट है इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, जब ये डिस्चार्ज नहीं हुआ तब की भी और जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तब की डायग्राम भी आपने बनानी है, तो इसकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जो नाइडेरियंस होते हैं ना उनकी 2 जनरेशन्स होती हैं उनकी बॉडी की, ठीक है। उनकी बॉडी फॉर्म्स 2 होती हैं अपनी लाइफ हिस्ट्री में, एक उनकी बॉडी फॉर्म का नाम होता है पोलिप और दूसरी का नाम होता है मेड्यूसा, ठीक है। अभी हम पोलिप और मेड्यूसा दोनों देख लेते हैं, ये मैं दूसरे बुक से दिखा रही हूँ। तो ये पोलिप टाइप लिखा हुआ है, ये पोलिप बॉडी फॉर्म है और ये मेड्यूसा बॉडी फॉर्म है, ठीक है। तो जो पोलिप होती है ये हमारे पास
ए सेक्चुअल होती है, इसका मतलब है कि ये जब रिप्रोड्यूस करेगी तो ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करेगी, और ये ससाइल होती है, मतलब ये मूव नहीं इतनी करती। ये किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुई होती है, यानी कि किसी भी सतह के साथ अटैच हुई होगी अपने ए बोरोलैंड के ज़रिए से, यानी कि ये नीचे सतह है तो यहाँ पर इस सिरे के ज़रिए से ये उससे अटैच होगी, इसका ये बोरोलैंड है, और उसके ऊपर वाला जिस पे माउथ है वो उसका ओरोलैंड है। ठीक है, इसकी माउथ के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो बहुत सारे टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 दिखाए हुए हैं, बल्कि एक्चुअली इस पर बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं इसके इर्द गिर्द, और ये फूड को गैदर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी बॉडी अगर हम देखें तो सिलेंड्रिकल बॉडी है, बिल्कुल लंबी सी सिलेंडर लाइक इसकी बॉडी है। ठीक है, और इसकी बॉडी को हम कहते हैं कॉलम। इसकी जो पूरी बॉडी है जो सिलेंडर लाइक है, इसको हम कहते हैं ये पोर्शन कॉलम कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अब आ जाते हैं मेड्यूसा की तरफ, तो जो मेड्यूसा होता है ये सेक्चुअल बॉडी फॉर्म होती है, यानी कि ये रिप्रोड्यूस करेगा सेक्चुअली, और ये डाइशियस होता है, यानी कि मेल मेड्यूसा अलग होती है और फीमेल मेड्यूसा अलग होती है। ये फ्री स्विमिंग होता है, पानी में ये स्विम करता है, जैसे जेलीफिश स्विम करती है ना वैसे ही स्विम करता है। इसकी शेप कैसी होती है, जिस तरह एक बाउल उल्टा होता है ना, उल्टा किया हुआ बाउल, उसकी तरह इन्वर्टेड बाउल लाइक इसकी होती है। देखें जिस तरह से लग रहा है कि बाउल उल्टा हुआ है। इसके टेंटिकल्स जो होते हैं इसके मार्जिन से निकल रहे होते हैं। इसको अब जहन में ले आए जेलीफिश को, तो जेलीफिश जो है ना वो मेड्यूसा ही है, एक्चुअली मेड्यूसा बॉडी फॉर्म है। तो इसकी जो टेंटिकल्स होते हैं वो इसकी मार्जिन से लटक रहे होते हैं। लटकने को डेंगल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपकी बुक में। ठीक है, यानी कि इसके कॉर्नर से, चारों किनारों से, हर तरफ से एक्चुअली टेंटिकल्स बाहर निकल रहे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 टेंटिकल्स दिखाए हैं इन्होंने। माउथ की जो ओपनिंग होती है वो बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होती है, और ये नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड होती है। ठीक है, मेड्यूसा स्विम करती है जेंटल पल्सेशन ऑफ द बॉडी वॉल से, यानी कि ये इसकी जो बॉडी है कभी सिकुड़ती है कभी फैलती है, तो इस तरीके से ये स्विम करती है। इसे हम कहते हैं ये इसकी पल्सेशन है, और नरम नरम सी हल्की हल्की सी पल्सेशन इसके अंदर आती हैं। और इसके अंदर मिज़ोग्लिया की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया था पिंक कलर की मिज़ोग्लिया थी इसमें, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में मिज़ोग्लिया है। इसी वजह से ये देखने में हमें जेली लाइक नज़र आता है, देखने में मेड्यूसा बॉडी फॉर्म। ठीक है, अब हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं इसके अंदर, जो आपकी अपनी बुक में पिक्चर बनी हुई है। यहाँ में इन्होंने ये सारी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई हुई है, और इसमें ये दिखाया है कि ये पोलिक बॉडी फॉर्म है, और इसमें इन्होंने इसकी ये बताया कि ये इसका कॉलम है। मिज़ोग्लिया कहाँ है इसमें चारों तरफ टेंटिकल्स हैं, और इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि ये मेड्यूसा बॉडी फॉर्म है, और इसकी जो टेंटिकल्स हैं वो इसके मार्जिन से डेंगल कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ये शेड किया इतना सा पोर्शन ए सेक्चुअल स्टेज में, और ये वाला पोर्शन जो है इन्होंने सेक्चुअल स्टेज दिखाए हुए है। और जो है हमारे पास पॉलिप, वो बडिंग जब कहती है, बड इससे बनती है, और बडिंग के नतीजे में एक जो ऑर्गेनिज़म बनता है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज़म जो होता है वो पोलिप नहीं होता बल्कि वो मेड्यूसा होता है। और फिर ये जो मेड्यूसा है ये सारा प्रोसेस चलता है, और उसके बाद वो पॉलिप में चेंज होती है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे में अल्टरनेट करती हैं, इसलिए इसको कहा गया है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस फंक्शंस, अभी हमने इनको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले उन्होंने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बारे में बताया हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बारे में बताया हुआ है। ये हाइड्रा है, इसके अंदर ये जो कैविटी है इसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। इस कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, अभी सबसे पहले तो आपके ज़हन में ये रहेगा कि यहाँ पर फूड की डाइजेशन होती है। तो यहाँ पर फूड की डाइजेशन होती है, क्यों होती है? अगर आप इसकी बॉडी वॉल को देखें तो इसके जो अंदर वाले सेल्स हैं यहाँ पर ग्लैंड सेल्स हैं, और ये ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं जो कि इस कैविटी में चले जाते हैं, और यहाँ पर फूड की डाइजेशन होती है। इसके अलावा इसी कैविटी में गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, यानी कि जो भी फूड की जब डाइजेशन हो जाएगी और जो वेस्ट बन जाएंगे वो भी इसी कैविटी में मौजूद होंगे। इसके अलावा गेमीट्स जो होते हैं, यानी कि एग और स्पर्म वगैरह जो बनते हैं वो भी इसी कैविटी में होंगे। ठीक है, और वो यहाँ से डिस्चार्ज किस तरह होंगे, ठीक है, वो सब जो हैं वो इसमें से डिस्चार्ज होंगे इसके माउथ के ज़रिए से। ठीक है ना। पहले तो हम बात करते हैं खाना इसके अंदर आता कैसे है। स्टूडेंट्स आपको बताया था कि इसके जो टेंटिकल्स होते हैं इन पे नेमेटोसिस्ट होते हैं, और जो ही कोई फूड आता है वो इसकी टेंटिकल को टच करता है तो उसके ऊपर जो नेमेटोसिस्ट होता है वो फूड को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद यही टेंटिकल मूव करके फूड को माउथ की तरफ ले जाता है, फिर फूड माउथ से अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है फूड जो है वो इसके अंदर इस तरीके से आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो चीज़ें इससे बाहर निकलती हैं वो कौन सी हैं? डाइजेस्टिव वेस्ट, यानी कि जो भी इसके फीसेस टाइप होंगे वो इससे बाहर निकलेंगे। रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, एंटर एंड लीव, यानी कि इसके अंदर एग और स्पर्म जो है जो स्पर्म इसके अंदर दाखिल होंगे
या इसके अंदर जो भी गैमीट्स जो इसकी बॉडी से बाहर निकलेंगे वो इसी माउथ के ज़रिए से, यानी कि गैमीट्स की एंट्री और एग्ज़िट जो है ना वो इसके माउथ के ज़रिए से होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इसका फूड क्या होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने फ़ूड के बारे में बताया। इसका फूड, अब हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे फ़ूड की, ठीक है। तो इसका फूड जो होता है वो छोटे छोटे क्रस्टेशियंस इसके अंदर हो सकते हैं फूड में, ठीक है, जबकि कुछ नाइडेरियंस जो होते हैं वो छोटी मछलियों पर भी फीड करते हैं, ठीक है। निमेटोसिस का क्या काम होता है कि ये एंटेंगल कर लेते हैं और पैरालाइज़ कर देते हैं प्रे को, ठीक है। खाने का तरीकाकार क्या है कि जो ही टेंटिकल को मैंने बताया था कि फूड टच करता है, कोई भी क्रस्टेशियन या कोई भी छोटी फ़िश उसको टच करेगी तो जो निमेटोसिस्ट होते हैं वो उसको जकड़ लेंगे, एंटेंगल कर लेंगे और पैरालाइज़ कर लेंगे। और फिर जो टेंटिकल्स होते हैं ना वो छोटे बड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कंट्रैक्टाइल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कंट्रैक्टाइल सेल्स जो है वो शॉर्टन करेंगे टेंटिकल को, टेंटिकल जो है वो फिर मूव कर जाएगा तो माउथ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फूड जो है फिर वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर चला जाएगा, पहले माउथ में जाएगा, माउथ से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फूड चला जाएगा। फिर जब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में चला जाएगा तो उसके बाद जो होगा, अब जब फूड इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आ जाता है तो फिर इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर इसकी अगर हम बॉडी वॉल को देखें तो आप देखें कि इसकी गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर ये ग्लैंड सेल्स मौजूद हैं। ये ग्लैंड सेल्स क्या करते हैं कि ये जो है सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे, ये ल्यूब्रिकेटिंग म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे और एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि फ़ूड के ऊपर जाएंगे और फूड को तब्दील कर देंगे एक शोरबे की तरह, ब्रॉथ की तरह, एक सोपी ब्रॉथ में चेंज कर देंगे, यानी कि एक लिक्विड सा बन जाएगा उसका। उसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर ही कुछ सेल्स होते हैं जिनको न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो कंप्लीट अभी डाइजेशन नहीं हुई फूड की, थोड़ा बहुत डाइजेशन हुई है, वो वाले फूड को फेगोसाइटोज कर लेंगे, अपने अंदर ले जाएंगे, फिर फूड वैक्यूल बन जाएगा इसके अंदर और फिर लाइजोसोम जो होगा वो इसके अंदर डाइजेशन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स के अंदर सर्कुलरली ओरिएंटेड मसल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इस रुख के पूरे इस तरह की डायरेक्शन में मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स, जो कि इसकी बॉडी में अगर आप देखें ऐसे लंबाई के रुख के मसल्स होते हैं, ये राउंड में मसल्स होते हैं, ठीक है। ये मसल्स जो होते हैं इसकी वजह से इसकी जो बॉडी है कुछ जगहों से पतली होती है, कुछ जगहों से मोटी होती है, और इसे हम कहते हैं कि पेरिस्टोल्टिक कंट्रैक्शंस इसके अंदर चल रही हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि फूड जो होता है वो अच्छी तरीके से मिक्स होता है इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इसका ये भी फंक्शन होता है कि जो होता है हमारे पास फूड जिसको जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है फूड के डाइजेशन के बाद में, उसको बाहर निकालने के लिए यही पेरिस्टोल्टिक कंट्रैक्शन क्या करेंगी, फूड को बाहर की तरफ धकेल देंगी, ठीक है ना। यानी कि कंट्रैक्शन नीचे से शुरू होगी और वो कंट्रैक्शन ऊपर की तरफ जाएगी और फूड जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेल कर दिया जाएगा, अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होगा वो बाहर की तरफ एक्सपेल कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो पेरिस्टोल्टिक कंट्रैक्शन जब इसके ऊपर मूव कर रही होती है ऐसा लगता है ये रिंग लाइक कंट्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इनके अंदर सपोर्ट किस तरह होती है, पर आप हेडिंग डाल सकते हैं सपोर्ट, ठीक है। जो नाइडेरियंस होती है ना ये सपोर्ट लेते हैं अपने इर्द गिर्द के पानी से, ठीक है। जिस तरह के अब हम कहें कि हमारे पास इसको कहते हैं बायोएंसी का मतलब होता है उछाल, ठीक है। तो इनको जो बायोएंसी है यानी कि पानी के ऊपर की तरफ उठाने की जो सलाहियत है उससे इनको सपोर्ट मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या होता है कि बॉडी के अंदर पानी भरा हुआ हो या फ्लूइड भरा हुआ हो जो कि बॉडी को सपोर्ट फराहम करे, ठीक है। कहते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ये होता है जिसमें बॉडी के अंदर वाटर भरा हो या बॉडी के अंदर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ हो जो बॉडी की कैविटी में भरा हो और उसके गिर्द बॉडी के मसल्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप समझ लें कि हमारे पास जो अर्थवर्म होता है उसके अंदर भी पानी भरा हुआ होता है ना, फ्लूइड, उसके अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, उसके अंदर कोई हड्डियों का स्केलेटन नहीं होता, उसमें भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है और उसकी जो बॉडी के मसल्स हैं, बॉडी वॉल के मसल्स हैं, वो उसकी जो फ्लूइड बॉडी के अंदर भरा होता है उसके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। नाइडेरिया में जो है वाटर जो फील्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे काम करती है, यानी कि इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसके अंदर वाटर भरा हुआ होता है और ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे काम करती है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि इनकी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, ठीक है। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और वो इनको मूव करने में हेल्प करते हैं।
क्या होता है कि जब जो एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं इसके अंदर। कुछ होते हैं सर्कुलर एपिथेलियो मस्कुलर सेल जो इस डायरेक्शन में होते हैं, कुछ होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एपिथेलियो मस्कुलर सेल जो कि लंबाई के रुख के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो समटाइम्स क्या होता है कि पॉलिप जो होता है अपना मुंह बंद कर लेता है और फिर अपने एक साइड के जो लॉन्गिट्यूडिनल एपिथेलियो मस्कुलर सेल है, अगर एक साइड के लॉन्गिट्यूडिनल एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे और मुंह भी बंद हो इसका, तो ये उस साइड से ये छोटी हो जाती है, यानी कि ये बेंड कर जाती है। जब ये साइड छोटी हो जाएगी, ये साइड लंबी होगी, तो क्या होगा कि ये साइड इस तरह बेंड कर जाएगी और दूसरी साइड जो नीचे वाली वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेंड कर जाती है। ठीक है, तो अगर इसने जब अपने लॉन्गिट्यूडिनल एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, अगर इसका माउथ ओपन हो तो क्या होगा, अगर माउथ ही बंद ना करे, जब अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फिर क्या होगा, जितना भी अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पानी भरा होगा वो सारा इसके माउथ से बाहर निकल जाएगा और ये कोलैप्स कर जाएगी, ये पिचक जाएगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स की जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उससे क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गुब्बारा है जिसमें अपने पानी भरा हुआ है और उसको आप सेंटर से दबाएं, ठीक है, तो गुब्बारा जो होता है वो लंबा हो जाता है। ठीक है, और सेंटर से वो पतला हो जाता है और वैसे लंबा हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जब आप इसके सर्कुलर एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जब इसने अपना माउथ क्लोज़ किया होगा, तो तब क्या होगा कि इसकी जो बॉडी है वो लंबी हो जाएगी, पोलिप जो है वो पूरी लंबी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसने अपना माउथ खोला होगा तो फिर क्या होगा, सारा पानी इसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया है इसकी लोकोमोशन की फॉर्म्स बताई हैं उन्होंने, किस तरीके से ये लोकोमोट करता है। ठीक है, अब इन्होंने ना पोलिप की मूवमेंट के बारे में बताया, लोकोमोशन इन पोलिप बताया है। पोलिप जो होता है ना, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मूवमेंट शो करता है। पहले तो तरीक़ाकार है इसमें सोमर सॉल्टिंग। अब सोमर सॉल्टिंग क्या होता है कि ये कलाबाजियाँ लगाता है कि इसकी टेंटिकल्स कभी कभार बेस को टच करते हैं और कभी कभार इसकी जो बेस है वो टॉप पे होती है। समटाइम्स क्या होता है, इसके टेंटिकल्स टॉप पे होते हैं और फिर बेस नीचे आ जाती है। तो इसकी ना मैं आपको पिक्चर से बेहतर तौर पे इसको समझा सकती हूँ। यहाँ पर अगर आप ये पिक्चर देखें तो इसमें ये देखें कि ये हमारे पास सोमर सॉल्टिंग, यहाँ पर आपको ये नीचे नज़र आ रही है सोमर सॉल्टिंग। इसमें क्या हो रहा है कि ये देखें, ये इसके टेंटिकल्स पहले बेस को टच किया और इसकी जो बेस है वो ऊपर आ गई, फिर इसकी बेस जो है वो नीचे चली गई और टेंटिकल्स ऊपर आ गए। तो ये सोमर सॉल्टिंग मूवमेंट है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है ये समटाइम्स ये मूव करते हैं इंच वॉर्म फैशन में। ये पूरा हाइड्रा जो होता है वो लेट जाता है और फिर बिल्कुल जिस तरह एक वॉर्म मूव करता है उस तरह मूव करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि जो किसी भी सरफेस को जब ये फॉर्म की तरह मूव कर रहा होता है तो सरफेस के साथ कौन सी चीज़ टच कर रही होती है, उनके टेंटिकल्स भी टच कर रहे होते हैं और उनकी बेस भी टच कर रही होती है। इसके अलावा पोलिप जो होते हैं ना वो ग्लाइडिंग भी करते हैं, यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि खड़े हुए आप ना फिसलते जाओ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कि ये खड़ा होगा सबस्ट्रेट के ऊपर और इसके साथ साथ ये ग्लाइड करता जाएगा। ग्लाइड का मतलब है थोड़ा थोड़ा फिसलता जाएगा। ठीक है, और इस टाइम पे वो अपनी बेस के ज़रिए से अटैच हुआ होता है सरफेस के ऊपर। ठीक है ना, यानी कि ये आर्म्स नॉर्मली खड़ा हुआ है लेकिन ये क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा फिसलता जा रहा है आगे की तरफ, या वॉक करता है अपने टेंटिकल्स के ऊपर, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसकी टेंटिकल्स सतह को टच कर रहे होते हैं, बिल्कुल उल्टा हो जाती है इसकी बॉडी और इसके टेंटिकल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट थी पॉलिप की। उसके बाद मेड्यूसा के बताया, मेड्यूसा जो होता है ये स्विमिंग और फ्लोटिंग के ज़रिए से मूव करता है। इसमें आप जहन में ले आए कि जो आपके पास जेली फिश की मूवमेंट है उसको आप समझ लें। ठीक है ना, जेली फिश होती है वो स्विम भी कर सकती है और फ्लोट भी कर सकती है, मतलब यानी कि ख़ुद वो मूव नहीं करेगी, पानी की लहरें उसको बहा के ले जाएँ, उसको कहते हैं फ्लोटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के हवाले से। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब है कि ये फ्लोटिंग मूवमेंट ही समझ लें आप। ठीक है, तो वो फ्लोटिंग मूवमेंट कौन करवाता है, पानी की लहरें और हवा की लहरें, वो इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करवाती हैं, यानी कि इसको फ्लोट करवाती हैं। वर्टिकल मूवमेंट्स यानी कि पानी में ऊपर नीचे जब ये होता है तो ये स्विमिंग की वजह से होता है, जिसमें आपने जेट प्रोपल्शन पढ़ा था एफएससी में। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है स्विमिंग के अंदर कि इसके सर्कुलर और रेडियल एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स रेडियल भी होते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे रिदमिक पल्सेशन प्रोड्यूस करेंगे बेल में, यानी कि बेल कभी बड़ी होगी, यानी कि बेल क्या होती है, इसके ऊपर वाला जो
जेलीफिश का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, उसको बेल कहते हैं। तो उसके अंदर पल्सेशन पैदा होगी, कभी वो बड़ी होगी, कभी वो छोटी होगी, और पानी जो होगा ना उसकी माउथ से नीचे से निकलेगा, ठीक है। ये वही जेट प्रोपल्शन वाली बात है। और इस तरीके से मेड्यूसा जो होगी वो पानी में मूव करेगी, कभी वो ऊपर होगी, कभी वो नीचे होगी, ठीक है। जब वो पानी मुंह से बाहर निकालेगी तो वो ऊपर चली जाएगी, और जब वो पानी मुंह में भर लेगी तो वो बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नर्वस सिस्टम इसका बताया है। अब इन्होंने इसका नर्वस सिस्टम बताया हुआ है। इन्होंने कहा है कि इनके पास नर्व सेल्स होते हैं, और वो ज़ूलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि नाइडेरियन जो है ना, ये एक सिंपल ऑर्गेनिज़म है, और पास्ट में जो अर्ली लाइफ थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी, और उनके पास भी जो नर्व्स थे वो ऐसे ही थे जैसे कि नाइडेरियंस में हैं। और इसको जब वो स्टडी करते हैं तो इससे उनको इंसाइट मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम की एवोल्यूशन हुई, कि ये जो सिंपल नर्व्स हैं इनके अंदर जो मौजूद हैं, उनसे किस तरह ये जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनके अंदर जो नर्व्स मौजूद हैं उसकी एवोल्यूशन हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ सिंपल से कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम बनता गया। तो वो कैसे बना, इसके सारी इन्फॉर्मेशन उनको इसके नर्व से मिलती है, ठीक है। नर्व सेल्स जो होते हैं इनकी अगर हम लोकेशन देखें इनमें, तो वो एपिडर्मिस के नीचे होते हैं और वो मिसोग्लिया के करीब होते हैं। और इसमें नर्व सेल्स जो होते हैं आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, और वो एक 2 डायमेंशनल नर्व नेट बना देते हैं, ठीक है। अब हम इधर इसको पिक्चर से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, पूरा नर्व नेट बना हुआ है, और ये आपको नज़र आ रहा है कि एपिडर्मिस के नीचे है और मिसोग्लिया के करीब है, और इसमें सारे नर्व सेल्स आपस में मिले हुए हैं, और उन्होंने एक जाल सा बना दिया जिसको हम नर्व नेट कह रहे हैं। नर्व सेल्स जो होते हैं इनका क्या काम होता है, जो नर्व नेट में होते हैं इनका काम होता है कि नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी स्टिमुलस मिलेगा इसकी बॉडी को किसी भी सरफेस पे, किसी भी जगह पे, तो नर्व नेट जो है ये पूरी बॉडी में उस स्टिमुलस का मैसेज ले जाएगा, ठीक है ना। अब जो नर्व इम्पल्स इसमें पैदा होती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, डिपेंड करता है कि स्टिमुलस कितना स्ट्रेंथ का है। अगर इसको हल्का सा टच करेंगे किसी भी पोलिप के टेंटिकल को, अगर हल्का सा लाइट सा टच मिलेगा तो क्या होगा, सिर्फ टेंटिकल पीछे हट जाएगा, टेंटिकल पीछे मूव कर जाएगा, टेंटिकल रिट्रैक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दें किसी भी पॉइंट पर, यानी कि ज़ोर से आप किसी को मतलब आप समझ रहे, सपोज़ कर लें कि उसको आपने हिट किया ज़ोर से, तो फिर क्या होगा कि पूरी की पूरी पोलिप जो है वो पीछे हट जाएगी, पूरी की पूरी पोलिप जो है वो मूव कर जाएगी, ठीक है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, टच का अलग रिसेप्टर होता है, और इसके अलावा दूसरे केमिकल्स को परसीव करने के लिए भी रिसेप्टर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसके बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, वो इसकी स्पेसिफिक साइट्स पर होते हैं, समटाइम्स इसके माउथ के इर्द गिर्द होते हैं, पॉलिप या मेड्यूसा के, ठीक है। अब नाइडेरियंस के लास्ट में इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया है गैसियस एक्सचेंज के बारे में बताया है इन्होंने, ठीक है ना। एक्सक्रीशन एंड गैसियस एक्सचेंज हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे, एक्सक्रीशन एंड गैसियस एक्सचेंज। नाइडेरियंस के पास जो है लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होती है, यानी कि इनकी बॉडी की सरफेस ज़्यादा होती है, और इसलिए सेल्स जो होते हैं वो पानी के साथ ज़्यादा फासले पर नहीं होते, पानी के साथ कांटेक्ट में ही होते हैं। इसी वजह से गैसेस का एक्सचेंज जो है वो सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए से हो जाता है, और जो बॉडी के वेस्ट होते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए से इसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और पानी में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।